हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम सीखने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट टॉपिक। ओके, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंट्स में फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो यही टॉपिक आपने सीए फाउंडेशन में भी किया है, करेक्ट। टॉपिक 1 जो था थेरोटिकल फ्रेमवर्क, उसमें यूनिट 8 था ये। ओके, सो सिमिलर टॉपिक है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी एंड सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी। सो देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक का नाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिटेल में पता नहीं रहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब होता क्या है। ओके, तो ये आपको मिलेगा इस टॉपिक में। यही हम सीखने वाले हैं, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, what are the objectives of preparing accounting standards, benefits of accounting standards and limitations also। so अच्छाइयाँ भी एंड बुराइयाँ भी। देन ये स्टैंडर्ड सेट कौन करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। देन अभी इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ standards in India. Then what about international accounting standard authorities? तो जो IFRS आपने सुना होगा, तो वो कौन सेट करता है। ओके, जैसे हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस हम सीखेंगे, वैसे ही इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं वो कौन सेट करते हैं, वो अथॉरिटीज कौन है। देन वाई देर इज अ नीड फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। So international financial reporting standards IFRS are considered as global standards, but ये global standard की नीड क्या है वो देखेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन कॉन्वर्जेंस वर्सेस एडॉप्शन। कॉन्वर्जेंस मतलब क्या होता है एंड एडॉप्शन मतलब क्या होता है, ये देखेंगे। IFRS जो हुए हैं इंटरनेशनल जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, सो वो इंडिया में है या नहीं है। सो हमने क्या किया है, IFRS का कॉन्वर्जेंस किया है, एडॉप्शन नहीं किया है। मतलब क्या, वो देखेंगे चैप्टर में। कॉन्वर्जेंस ऑफ IFRS मतलब क्या। सो आप अभी इतना याद रखो, इंडिया ने क्या किया है, एडॉप्शन नहीं किया है IFRS का। इंडिया ने IFRS का कॉन्वर्जेंस किया है, कॉन्वर्जेंस ऑफ IFRS। देन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडेस। तो ये कॉन्वर्जेंस ऑफ IFRS मतलब ही इंडेस है। तो अभी के लिए आप ऐसे समझो, आपको इतना पता है ओरिजिनल चाइनीज एंड देसी चाइनीज, इसमें फर्क है, करेक्ट। जो ओरिजिनल चाइनीज है उसमें क्या किया इंडियन लोगों ने, जो इंडियन फ्लेवर्स है उस हिसाब से देसी चाइनीज बनाया, करेक्ट। तो सेम वैसे ही है ये। IFRS जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, बट उसको इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से चेंजेस कर दिया एंड बन गया इंडेस। सो IFRS का हमने एडॉप्शन नहीं किया है। एडॉप्शन मतलब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, वैसे के वैसे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे एप्लीकेबल इंडिया में। सो आपको पता है इंडिया में ऐसे नहीं हो सकता है। ओके, सो ओरिजिनल चाइनीज नहीं चलेगा इंडिया में, पता है ना। सो देसी चाइनीज ही चलेगा। सो वैसे ही ओरिजिनल IFRS जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। सो हमने डायरेक्टली एडॉप्शन नहीं किया है, हमने क्या किया है इंडिया में, कॉन्वर्जेंस ऑफ IFRS। मतलब ओरिजिनल IFRS में इंडियन मार्केट के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हैं, दैट इज कार्व इन कार्व आउट, एंड फिर हमें मिल गए इंडेस। ओके, सो चैप्टर ओवरव्यू देखो, ये हुए लर्निंग आउटकम। सो चैप्टर ओवरव्यू, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कन्वर्जेंस टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। देन IFRS क्या होता है, कौन बनाता है IFRS। देन व्हाई देयर इज अ नीड, कि हमें जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे थे तो उसमें कन्वर्जेंस की नीड क्यों आ गई, कन्वर्जेंस ऑफ IFRS। देन व्हाट इज इंडेस, तो मैंने अभी बताया देसी चाइनीज जैसे ही इंडेस है हमारे। कार्विन कार्व आउट क्या होता है एंड इंडेस कब से इंप्लीमेंट हुए इंडिया में, उसका रोड मैप। ओके, ये सब सीखेंगे इस टॉपिक में। सो इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन। सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं गैप। सो गैप में क्या आता है, गैप refers to a common set of accepted accounting principles, standards and procedures that business reporting entity must follow
when it prepares and presents its financial statements. So जैसे ट्रैफिक के रूल्स हमें फॉलो करने हैं गाड़ी चलाते वक्त, करेक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स फॉलो करने हैं, ओके। अभी आपका फाउंडेशन में आपने लॉ स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप में आप एंटर होते हो तो आपको पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही कौन सा भी आपको गेम खेलना है तो वो गेम्स के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, करेक्ट। वैसे ही कौन सा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त एंड प्रेजेंट करते वक्त सिर्फ प्रिपरेशन अलग है। प्रिपरेशन में क्या क्या आता है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, करेक्ट। एंड प्रेजेंट उसका आउटपुट क्या आता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहले प्रिपरेशन है एंड प्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, करेक्ट। तो वो रूल्स मतलब ही क्या है, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें क्या क्या है देखो, इट कंटेन्स अ कॉमन सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, जो बिजनेस एंटिटी जिनको रिपोर्ट करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनको रिपोर्टिंग एंटिटी बोलते हैं, उन्होंने ये रूल्स, ये गैप फॉलो करना चाहिए। सो गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स सेट बाय पॉलिसी बोर्ड। सो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता है कौन सेट करता है, यस ICAI, हमारी CA इंस्टीट्यूट सेट करती है। एंड द कॉमनली एक्सेप्टेड वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो कॉमनली एक्सेप्टेड, तो देखो नॉमिनल, रियल, पर्सनल, ये क्लासिफिकेशन है। कॉमनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डेबिट क्रेडिट, तो उसके जो गोल्डन रूल्स आए हैं, करेक्ट। सो वो कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स है, तो वो सारे रूल्स प्लस ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एट इंटरनेशनल लेवल कौन से, देखो सच अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर known as international financial reporting standards at many places, and in India we have authoritative standards named as accounting standards and Ind AS, okay। so authoritative standards कौन से है, अगर आप ग्लोबल लेवल पे जाते हो तो IFRS है authoritative standards and set by policy boards। किसने सेट किए हैं, तो IFRS की अथॉरिटी है जिन्होंने IFRS सेट किए हैं। एंड AS एंड Ind AS आर अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स, कहाँ पे, इन इंडिया, ओके। तो वो कौन सेट करता है, ICAI सेट करती है। एंड और डिटेल में हम स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में देखेंगे, ओके। सो वो बोल रहे हैं गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो ग्लोबल लेवल पे IFRS, इंडियन लेवल पे इन इंडिया आइदर AS और Ind AS, ये प्लस कॉमनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, कॉमनली एक्सेप्टेड वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ओके। सो ये कॉम्बिनेशन बन के क्या हो गया, गैप हो गया। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो ये तो देखा हमने गैप क्या है, गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स प्लस कॉमनली एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, रिटर्न है ये, इशूड बाय द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज। सो MC है, MCA, Ministry of Corporate Affairs, issuing accounting standards for corporates in consultation with the National Financial Reporting Authority. So NFRA के कंसल्टेशन के अंडर MCA, Ministry of Corporate Affairs क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करती है। एंड उसके साथ साथ ICAI भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करती है, वो हम आगे देखेंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज, ओके। सो आपको किसी फ्रेंड्स ने पूछा रहे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो दे आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज। एंड इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन से एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, देखो this covers the following aspects of accounting transactions or events in the financial statements, okay। so transactions और events ये पहले समझना पड़ेगा हमें। तो देखो परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये सब ट्रांजैक्शंस है, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सो पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये सब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एंड वो ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आता है, परचेस एंड सेल करके रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट, तो ये इवेंट हुआ। परचेस एंड सेल करके क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक है, ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज द रिजल्ट, तो ये स्टॉक रिजल्ट है, तो वो इवेंट है। तो इस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के कौन से एस्पेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होते हैं, तो 4 एस्पेक्ट। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन, सेकंड इज मेजरमेंट, थर्ड इज प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ इज डिस्क्लोजर। मतलब हम जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी सीखेंगे ना, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ये 4 पॉइंट दिखेंगे। सभी स्टैंडर्ड्स का जो फॉर्मेट है वो इसी फॉर्मेट में दिखेगा। फर्स्ट वो बताएंगे इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कब करना है, ओके, व्हेन टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज, सो दिस इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। देन आपको मिलेगा मेजरमेंट, ओके, देन प्रेजेंटेशन, सो प्रेजेंटेशन कहाँ पे करना है, बैलेंस शीट में जाएगा, P&L में जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, या नोट्स टू अकाउंट्स में। सो नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर, ओके। सो जहां पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप देखोगे, मेन बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, जैसे आप बेयर एक्ट पढ़ते हो वैसे ही बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ते हो, तो आपको इसी सीक्वेंस में हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट मिलेगा, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड disclosure. The ostensible purpose of standard setting bodies is to promote the dissemination of timely, dissemination मतलब distribution of timely and useful financial information to investor and certain other stakeholders having an interest in the company's economic performance. तो ये standard setting bodies जो है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनको क्या मिलना चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, और वो भी इन टाइम मिलना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, टाइमली बेसिस पे एंड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस द अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स, ओके, सो रूल्स की वजह से सब सेम ही फॉलो करेंगे। इमेजिन करो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं रहते तो हर एक का अकाउंटिंग अलग अलग हो जाता, करे, फिर इस अकाउंटेंट के पास आपने आपके रिकॉर्ड्स दिए तो कुछ अलग ही प्रॉफिट आ रहा है, ये बोल रहा है 1 लाख है, वो बोल रहा है लॉस है, वो बोल रहा है 10 लाख प्रॉफिट है, ओके। तो हर एक अकाउंटेंट अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा, करे, तो वैसे नहीं चलेगा ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होगा, देयर विल नॉट बी अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स, इट विल बी रिड्यूस्ड, ओके। So, accounting standard reduce the accounting alternatives in the preparation of financial statements within the bounds of rationality, thereby ensuring comparability of financial statements of different enterprises. So, सबने same rule follow किया है accounting करते वक्त, तो ही हम क्या कर पाएंगे, comparison कर पाएंगे financial statements का, ओके। आपको ये पता है कि comparison के लिए base same होना चाहिए, करेक्ट, तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं, करें। तो बेस सेम रहेगा, इसलिए सबने सेम रूल्स फॉलो किए हैं तो ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं। एक ही इंडस्ट्री के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करने हैं तो दोनों ने सेम रूल्स फॉलो किए हैं तो ही आप कंपेयर कर सकते हो, ओके। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, इट इज द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके। सो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ओके, एंड गैप क्या होता है, ओके। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट, हमने ऑलरेडी देखा है, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, देन थर्ड इज प्रेजेंटेशन of these transactions and event in the financial statement in a manner which is meaningful and understandable to the reader, and presentation के बाद last क्या था, disclosures relating to these transactions and events to enable the public at large and stakeholders and the potential investors in particular to get an insight into what these financial statements are trying to reflect and thereby facilitating them to take prudent and informed business decision. So हमने अगर उनको अच्छे से सब डिस्क्लोज करके दिया, यूजफुल इंफॉर्मेशन उनको दी, तो इन्वेस्टर्स को क्या हेल्प होगी, देयर विल बी हेल्प टू टेक प्रूडेंट एंड
इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। ओके, सो उनके लिए ये सब इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या कवर होता है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ओके, इशूड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद अदर रेगुलेटरी बॉडीज। ये हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर होते हैं? तो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अभी हम देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो फर्स्ट बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। आप जस्ट इमेजिन करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो हर एक अलग अलग ही रूल लगाते। ट्रैफिक के रूल्स, अगर रेड सिग्नल पे रुकना है एंड ग्रीन सिग्नल हुआ तो आगे जाना है, ये रूल ही नहीं होता तो कोई भी कुछ भी करता ना ड्राइविंग करते वक्त। तो वैसे ही समझो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो कोई भी कैसे भी अकाउंटिंग कर लेता। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस और एलिमिनेट। सो पूरा एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता, रिड्यूस हो सकता है टू अ रीजनेबल एक्सटेंट any confusing variations in the accounting treatment and presentation of economic events while preparing financial statements. So accounting standards क्या reduce कर सकते हैं? confusing variations reduce कर सकते हैं to a reasonable extent और in some cases eliminate भी कर सकते हैं। The standard policies are intended to reflect a consensus on accounting policies to be used in different identified areas. Example, inventory valuation, capitalization of cost, depreciation and amortization, etc. So जहाँ पर भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज होने के चांसेस है, एरियाज है, उस एरियाज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करना है? सो आपको फीफो, लीफो ये मेथड्स पता होंगे, वेटेड एवरेज। ओके, सो ऑप्शंस है तो उन्होंने क्या किया है? स्टैंडर्डाइज किया है। कौन कौन से कॉस्ट कैपिटलाइज करने हैं, मतलब आपने एसेट परचेज किया तो एग्जैक्टली एसेट अकाउंट को क्या क्या डेबिट होगा। डेप्रीसिएशन के बहुत सारे मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ डिजिट, WDV करे, तो उसमें से कौन सी मेथड फॉलो करनी है। तो ये सारे जहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के एरियाज है वो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर उन्होंने क्या बनाया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिससे क्या होगा? अकाउंटिंग का स्टैंडर्डाइजेशन होगा। Since it is not possible to prescribe a single set of policies for any specific accounting area that would be appropriate for all enterprises, it is not enough to comply with the standards and state that they have been followed. So, एक ही सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सभी एंटरप्राइजेस के लिए अप्लाई नहीं हो सकते हैं। सो स्टैंडर्डाइजेशन जब हुआ, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए तो पूरा एलिमिनेट नहीं हो सकता है वेरिएशन, तो थोड़ा वेरिएशन रहने वाला है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टू द रीजनेबल एक्सटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल रिड्यूस द वैरायटी इन अकाउंटिंग। So in other words, one must also disclose the accounting policies used in the preparation of financial statement. So हमारा first accounting standard वही है, AS1 जो है वो वही है, disclosure of accounting policies. So उसमें हम disclose करेंगे कि हमने कौन सी accounting policy follow की है while preparing financial statement, while preparing and presenting financial statement. So अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से जो बहुत सारे ऑप्शंस थे वो लिमिटेड हो गए हैं। ओके, 10 ऑप्शन है तो 2-3 ही ऑप्शन रहेंगे या एक ही ऑप्शन रहेगा। तो जहाँ पर 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं अकाउंटिंग के, तो आप डिस्क्लोज करोगे वो 2 ऑप्शन में से या 3 ऑप्शन में से आपने कौन सा ऑप्शन, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की है एंड अप्लाई की है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसका ही पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ओके, for example, an enterprise should disclose which of the permitted cost formula, FIFO or weighted average, has actually been used for ascertaining inventory cost. So AS2 ही है inventory valuation related, तो उसमें FIFO भी अलाउड है, weighted average भी अलाउड है, LIFO अलाउड नहीं है। तो FIFO एंड weighted average दो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं ना, तो पूरा एलिमिनेट नहीं हुआ है वेरिएशन,
थोड़ा वेरिएशन है क्योंकि उन्होंने 2 मेथड्स अलाउ किए हैं। तो आपको एज पर AS1 डिस्क्लोज करना है कि आपने कौन सा मेथड कॉस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओके, so this was the first benefit, standardization of alternative accounting treatments. This was the first benefit of accounting standards. Second benefit देखो क्या है, requirements for additional disclosures. So because of accounting standards, one of the aspect है ना disclosure, recognition, measurement, presentation and fourth is disclosure. So because of accounting standards, कंपनीज को क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ता है, एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देखो, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। स्टैट्यूटरीली मतलब लीगली, करेक्ट। However, accounting standard may call for appropriate disclosures of accounting policies followed and other required information in the financial statements which would be helpful for readers to understand the accounting treatment done for various items in those financial statements. So statutorily required नहीं है, but because of accounting standards appropriate disclosures देने पड़ेंगे, so additional disclosures करने पड़ेंगे. So this was the second benefit, requirement of additional disclosures. And third, comparability possible है financial statements की, क्यों? क्योंकि same rules है, करेक्ट? यस, हम फ्रूट्स में भी अगर आपको कंपेयर करना है, ओके, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, सारे फ्रूट सेम होने चाहिए तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे, करेक्ट? सो एप्पल एंड ऑरेंज आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ओके। सो एप्पल आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा एप्पल अच्छा था, तो दोनों एप्पल्स ही चाहिए, करेक्ट? यस। सो इन एडिशन टू इम्प्रूविंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा, standardization of accounting procedures improves comparability of financial statements both intra-enterprise and inter-enterprise. So, credibility of accounting data का मतलब क्या? Yes, true and fair view, truthfulness of accounting data. So, standardization compulsory है उसके लिए, correct? Standardization of accounting procedures से क्या होता है? If you are standardizing your accounting procedures, then you can compare your financial statements both at intra-enterprise level and inter-enterprise level. Such comparisons are very effective and most widely used tools for assessment of enterprises' financial health and performance by users of financial statements for taking economic decisions. Okay, so ये comparison तो लोग करते ही है, okay? लोग मतलब स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, तो उनको ये डिसीजंस क्या होंगे, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, वेदर और नॉट टू लेंड, ओके। अगर लेंडर्स है, लोन देने वाले उस कंपनी को, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे, करेक्ट? वो इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मतलब क्या, इंट्रा एंटरप्राइज मतलब कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेम एंटरप्राइज ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। सो 2019, 20 एंड 2021, ये 2 साल का कंपैरिजन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो हो गया इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरिजन. द इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरिजन इज पॉसिबल इफ द एंटरप्राइज यूजेस सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एवरी ईयर in drawing up its financial statement. So this is also a rule. आपने एक बार एक अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की तो वही आपको यूज करनी है, ओके। ये दिस इज गिवन इन AS1. AS1 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एवरी ईयर फॉलो की है तो ही आप इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरिजन कर सकते हो। एंड इंटर एंटरप्राइज कंपैरिजन मतलब क्या, इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। तो सेम इंडस्ट्री के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कॉम्पिटिटर्स को हमने अगर फॉर सेम अकाउंटिंग पीरियड कंपेयर करना है तो उसको बोलेंगे इंटर एंटरप्राइज कंपैरिजन. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन comparable enterprises use similar accounting policies in the preparation of respective financial statements, or in case the policies are slightly different, the same are disclosed in the financial statements. AS1 के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका disclosure. The disclosure of accounting policies allows the user to make appropriate adjustments while comparing the financial statements of comparable
एंटरप्राइजेस। सो डिस्क्लोजर से क्या होगा, अगर कुछ स्लाइटली डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किए हैं एंड उस एंटिटी ने डिस्क्लोज किया है, तो जो यूजर्स है ना वो क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करके फिर कंपैरिजन करेंगे। ओके, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर लेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंड देन दे कैन कंपेयर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने देखे, क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ alternative accounting treatment, then second is the requirement of additional disclosures, and third is comparability of financial statements। comparability में दोनों इंट्रा एंटरप्राइज एंड इंटर एंटरप्राइज। ये सो ये हुए बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और एक बेनिफिट देखो, another advantage of standardization is the reduction of scope for creative accounting। so creative accounting का scope कम हो गया, reduce हो गया। what is creative accounting? it refers to twisting of accounting policies to produce financial statements favorable to a particular interest group। so creative accounting मतलब क्या करना है, accounting का twisting करना है, जिससे क्या होगा, वो किसी के फेवर में जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इट इज पॉसिबल टू ओवरस्टेट प्रॉफिट्स एंड एसेट्स बाय कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कैपिटलाइज कर दिया तो वो P&L को डेबिट नहीं होगा एंड प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा एंड एसेट भी ओवरस्टेट हो जाएगा। ओवरस्टेट मतलब जितना एक्चुअल है उससे ज़्यादा दिखाना, कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और टू अंडरस्टेट देम by writing of capital expenditure against revenue of current accounting period। Such practices can be curbed only by framing policies for capitalization, particularly for the borderline cases where it is possible to have divergent views। So the accounting standards provide adequate guidance in this regard। So AS10 जो है property plant equipment, उसमें हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि कौन सा एक्सपेंस ऐड होगा इन एसेट, कौन सा नहीं होगा। ओके, सो रिडक्शन इज इन क्रिएटिव अकाउंटिंग, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कंपलसरी फॉलो ही करने हैं। ओके, सो अनदर एडवांटेज इज रिडक्शन ऑफ स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। एंड और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिंसिपल बेस्ड। So application of accounting standards become judgmental in case of complex business transactions. Accounting standards have to be read in line with the legal requirements. That is, in case of any conflict, statute would prevail over accounting standards। तो accounting standard एक कुछ बता रहा है, law कुछ अलग बता रहा है। जैसे कि Companies Act will be applicable to company, तो कंपनीज एक्ट में कुछ अलग दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ अलग दिया है, तो आप क्या फॉलो करोगे, स्टैच्यू विल प्रिवेल ओवर एएस। ओके, सो आप कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे। ओके, सो ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दीज आर जजमेंटल। सो बिजनेस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस जो है उस केस में क्या होगा, दिस इज द केस ऑफ जजमेंट। सो वहां पे मैनेजमेंट को एंड कंसल्टेंट्स को जजमेंट लेना पड़ेगा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पॉलिसी फॉलो करनी है। सो दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और एक चीज याद रखो कि लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कुछ अलग बात कर रहे हैं तो किसका सुनना है, लॉ का सुनना है। ओके, सो आज हमने क्या क्या देखा कि गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, करेक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर है, तो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एज। सो 3 बेनिफिट्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म, एंड एडिशनल disclosures की requirements of additional disclosures। okay, so thank you very much for watching this video। share this video with all your friends जिनको accounting standards के बारे में बहुत डर है। okay, क्योंकि इस सीरीज में हम बेसिक से जाने वाले हैं। okay, इस सीरीज में मैं सारे accounting standards कवर कर रही हूँ। okay, so
Subscribe to our channel for more videos related to accounting standards. Thank you.